देखिए, दुनिया में आतंकी संगठन तो बहुत हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कह सकते हैं इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आज हम उन्हीं की कहानी की परतें खोलने वाले हैं। लेकिन आज के जमाने में जब हालात इतने बदल गए हैं, एक सवाल है जो सबके मन में आता है, आखिर इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है कौन? तो बस तैयार हो जाइए, हम दुनिया के सबसे खतरनाक टेरर ग्रुप्स, उनके बदनाम लीडर्स और हाँ, उनको पकड़ने के लिए जो ग्लोबल हंट चले, उन सब पर एक नजर डालने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उन 2 संगठनों से जिन्होंने एक तरह से आज के ग्लोबल टेररिज्म का ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब देखिए, ये दोनों संगठन ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था अल-कायदा, जिसका मॉडल था एक फैला हुआ ग्लोबल नेटवर्क बनाना, मतलब दुनिया भर में इसके सेल्स थे। और दूसरी तरफ था ISI, जिसने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उसने जमीन पर कब्जा किया और एक खिलाफत बनाने का ऐलान कर दिया, मतलब अपना एक खुद का देश। अल-कायदा की कहानी शुरू होती है उसामा बिन लादेन से, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ये दुनिया का पहला, आप कह सकते हैं पहला ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क था और इसकी पहचान पूरी दुनिया में बनी 9/11 के भयानक हमलों से। सोचिए, सिर्फ एक हमला और करीब 3000 लोगों की जान चली गई। ये वाकई में इतिहास के सबसे खौफनाक आतंकी हमलों में से एक था। अब अयमान अल-जवाहिरी तो मारा जा चुका है, तो सवाल है कि अब कौन? माना जा रहा है कि अल-कायदा का जो नया लीडर है वो है सैफ अल-अदल, जो अभी कहीं छिपा बैठा है। अच्छा, अब आते हैं आइसिस पर। इसका चेहरा था अबू बकर अल-बगदादी। इसने क्या किया? इराक और सीरिया में एक बड़ा इलाका कब्जा कर लिया और अपनी खिलाफत घोषित कर दी। और इनकी क्रूरता का तरीका भी नया था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। वो सिर काटने के वायरल वीडियो और 2015 के पेरिस अटैक, ये सब आइसिस की ही देन थी। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, भले ही जमीन पर आइसिस की वो खिलाफत खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी, उसकी सोच, वो एक जहर की तरह आज भी फैल रही है। इसके एक्टिव सेल्स अफ्रीका से लेकर अफगानिस्तान तक मिल जाएंगे, जहां इसे आइसिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन देखिए, खतरा सिर्फ इन 2 बड़े नामों अल-कायदा या आइसिस तक ही नहीं है। कुछ रीजनल ग्रुप्स भी हैं जिनका असर ग्लोबल है, और खासतौर पर भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इसमें 2 नाम सबसे पहले आते हैं, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। हम सब जानते हैं इनका बेस पाकिस्तान में है और इनका प्राइमरी टारगेट हमेशा से भारत रहा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये नाम 26/11 मुंबई हमलों और पुलवामा अटैक से जुड़े हैं। और ये भी माना जाता है कि इन्हें पाकिस्तान की डीप स्टेट का सपोर्ट हासिल है, यानी पर्दे के पीछे से सत्ता का समर्थन। अगर हम अफ्रीका की तरफ देखें तो वहाँ बोको हरम एक बहुत बड़ा खतरा है। जानते हैं इसके नाम का मतलब क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन पाप है, और ये वही करते हैं, स्कूलों पर हमला करना, बच्चों को किडनैप करना। 2014 में 276 स्कूली लड़कियों को एक साथ किडनैप करने की घटना तो शायद ही कोई भूला होगा। चलिए, अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो सुनने में ही अजीब और कह सकते हैं परेशान करने वाली है। एक वांटेड आतंकवादी एक देश की सरकार में मंत्री है। $10 मिलियन। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये वो इनाम है जो FBI ने एक बहुत बड़े आतंकवादी के सर पर रखा है, और ये इनाम है सिराजुद्दीन हक्कानी पर, जो हक्कानी नेटवर्क का सरगना है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि भाई, इतना बड़ा वांटेड आतंकवादी आखिर छिपा कहाँ है? जवाब हैरान करने वाला है, वो कहीं छिपा नहीं है, वो अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी गृह मंत्री। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की पूरी कहानी बयां करती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं दुनिया की हाई वैल्यू टारगेट लिस्ट पर, देखते हैं कौन कौन है इस लिस्ट में। इस लिस्ट में देखिए, ऐमन अल-जवाहिरी मारा गया, अबू बकर अल-बगदादी मारा गया, लेकिन हाफिज सईद, सिराजुद्दीन हक्कानी और नया अल-कायदा चीफ सैफ अल-अदल, ये सब अभी भी जिंदा हैं और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी। लेकिन कहानी सिर्फ इन आतंकवादियों की नहीं है, कहानी उन हीरोज की भी है जो इनका सामना करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही फेमस काउंटर टेरर ऑपरेशंस की, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। किस्सा कुछ यूं है कि CIA को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का ठिकाना मिल गया। फिर एक रात US नेवी सील्स की टीम स्पेशल स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स में बैठकर निकली ताकि कोई रडार उन्हें पकड़ ना सके, और सिर्फ 40 मिनट के अंदर उन्होंने उस कंपाउंड पर हमला किया, बिन लादेन को खत्म किया और उसकी बॉडी को समुद्र में दफना दिया। एक तरह से एक युग का अंत था वो। तो इतनी सारी जानकारी के बाद घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आज की तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ताकत को देख कैसे रहे हैं। अगर बात करें रिसोर्सेज और जमीन पर कंट्रोल की, तो आज तालिबान सबसे आगे है, क्योंकि वो एक पूरे देश को कंट्रोल करता है। अगर बात करें आइडियोलॉजी की, यानी सोच फैलाने की, तो ISI का डिजिटल नेटवर्क आज भी बहुत खतरनाक है। और हाँ, अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ही है, क्योंकि उन्हें स्टेट का सपोर्ट मिलता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्या आतंकवाद के खिलाफ ये जंग जीत ली गई है, या फिर दुश्मन ने बस अपना चेहरा, अपना तरीका बदल लिया है? हेडलाइंस में तो बड़े बड़े नाम आते हैं, पर आज हम बात करेंगे उन खतरनाक आतंकी गुटों की जिनका नाम शायद उतना सुना न हो, पर जिनका खौफ पूरी दुनिया महसूस करती है। ये वो संगठन है जो खबरों से कहीं ज्यादा जमीन पर एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, एक सवाल है, जैसे ही कोई कहता है आतंकवादी, तो जहन में कौन आता है?
शायद ओसामा बिन लादेन या फिर आईसिस के लड़ाके, है ना? ये वो नाम है जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। पर सोचिए, क्या हो अगर असली खतरा, मतलब अपने अपने इलाकों में सबसे बड़ा खतरा, वो नाम हो जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना ही नहीं। आज हम ऐसे ही कुछ कम सुने लेकिन बेहद बेहद ताकतवर संगठनों की कहानी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके कुछ केस फाइल्स खोलते हैं। इससे हमें इन गुटों की असली ताकत और उनके असर की एक, कह सकते हैं, एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिलेगी। तो हमारी पहली केस फाइल है हिजबुल्लाह की। ये लेबनान में बैठे हैं, पर इन्हें सिर्फ एक मिलिशिया समझने की गलती मत करिएगा। इनके पीछे ईरान का हाथ है और यही चीज इन्हें बेतहा शक्तिशाली बनाती है। हालांकि हाल के कुछ वाकयों ने इस संगठन की कमर तोड़ दी है। इसके सबसे बड़े लीडर हसन नसरुल्लाह सितंबर 2024 में मारे गए और ईरान का सपोर्ट होने के बावजूद ये संगठन अब बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस एक नंबर सुनिए, 1.5 लाख। जी हाँ, हालिया लड़ाई से पहले हिजबुल्लाह के पास करीब करीब इतने रॉकेट थे। सोचिए, ये संख्या तो दुनिया के कई देशों की पूरी सेना से भी ज्यादा है। अब चलते हैं पाकिस्तान। हमारी अगली केस फाइल है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी भी कहते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके इरादे बहुत ही क्रूर हैं और इनका फोकस अपने ही इलाके पर है। टीटीपी का लीडर है नूर वली महसूद और ये अभी भी जिंदा है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना, और इसके लिए इनके तरीके बहुत ही बेरहम हैं। ये सेना पर तो हमला करते ही हैं, साथ ही आम नागरिकों को भी नहीं बख्शते, यहाँ तक कि बच्चों को भी। इनकी क्रूरता का सबसे खौफनाक चेहरा दिखा था 2014 में पेशावर स्कूल हमले में। सोचकर भी रूह कांप जाती है। आतंकवादी स्कूल में घुसे और 140 से ज्यादा बच्चों को लाइनों में खड़ा करके गोली मार दी। ये हमला टीटीपी की हैवानियत का एक ऐसा सबूत है जिससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए अब एक ऐसे संगठन की बात करते हैं जो आज तो नहीं है, जो खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई जानलेवा विरासत आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के LTTE की। ये ग्रुप अपने नए नए और खौफनाक तरीकों के लिए जाना जाता था। ये जो सुसाइड वेस्ट है ना, इसका आइडिया LTT का ही था। मतलब एक ऐसी विस्फोटक जैकेट जिसे बाद में दुनिया भर के टेरर ग्रुप्स ने कॉपी कर लिया, और LTT ने इसी का इस्तेमाल करके 2 देशों के हेड्स को मार डाला था। सिर्फ यही नहीं, LTT अपनी नेवी, जिसे वो सी टाइगर्स कहते थे, उसके लिए भी मशहूर थे। ये भी उनके नए नए तरीकों का एक और खतरनाक उदाहरण था। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के देश इन खतरों से लड़ते कैसे हैं? चलिए अब नजर डालते हैं कुछ ऐसे मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशंस पर जो इन ग्रुप्स को रोकने के लिए किए जाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है 2024 का पेजर अटैक। मोसाद ने क्या किया? उन्होंने हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन में घुसपैठ की, हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी में चुपचाप विस्फोटक फिट कर दिए और फिर एक ही बटन दबाकर पूरे लेबनान में एक साथ धमाका कर दिया। बस एक झटके में उनका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म। लेकिन देखिए, ऐसे ऑपरेशनों में कामयाबी और नाकामी के बीच का फासला बहुत कम होता है। इनके नतीजे बिल्कुल उल्टे भी हो सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इनमें रिस्क कितना ज्यादा होता है। इस फर्क को समझने के लिए 2 मिसालें देखते हैं। एक तरफ है 1976 का ऑपरेशन एंटेबे। इसमें इजरायली कमांडो ने 102 लोगों को कामयाबी से बचा लिया, और दूसरी तरफ 2002 का मॉस्को थिएटर हादसा। यहाँ रूसी सेना ने एक जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। आतंकवादी तो सब मारे गए, पर उनके साथ साथ 130 से ज्यादा बेकसूर बंधकों की भी दम घुटने से जान चली गई। पूरी दुनिया में इन बड़े बड़े लीडरों को पकड़ने या खत्म करने के लिए करोड़ों के इनाम रखे गए हैं। ये देखिए, ग्लोबल मोस्ट वांटेड लिस्ट। इसमें अयामान अल जवाहिरी जैसा नाम है, जिस पर $25 मिलियन का इनाम था। खैर, वो तो मारा जा चुका है, लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग आज भी जिंदा हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, आतंकवाद का चेहरा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये खतरा लगातार बदल रहा है और इसके तरीके भी वक्त के साथ बदल रहे हैं। इस बदलाव को ऐसे समझिए, पहले के जमाने में ग्रुप्स के मकसद पॉलिटिकल हुआ करते थे, जैसे LTTE। आज के दौर में धार्मिक कट्टरपंथ से चलने वाले ग्रुप्स हावी हैं, जैसे अल-कायदा और आईसिस। लेकिन आने वाले कल का सबसे बड़ा खतरा स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया और साइबर टेररिस्ट्स बनते जा रहे हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब ड्रोन, AI और साइबर अटैक जैसी चीजें इतनी आम हो रही हैं, तो आतंक का अगला चेहरा आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है।